मैं खेम प्रभावित लहरे राजनीति विज्ञान एमए द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीति चिंतन से हम द्वितीय इकाई का थॉमस हॉब्स के विषय में जानेंगे। थॉमस हॉब्स जो है एक राजनीतिक विचारक है जिनका जन्म 5 अप्रैल 1588 ईसा पूर्व मेम्सबरी के वेस्टपोर्ट नामक स्थान पर हुआ था। थॉमस हॉब्स के पिता जो है वेस्टपोर्ट में ही एक पादरी के पद पर कार्यरत थे। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण थॉमस हॉब्स के पिता जो है अपने अन्य सहपाठी कार्य करने वाले लोगों से झगड़ा होने के कारण उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया था। उनको वहां से अपना जान बचाकर भागना पड़ गया था। तो इस अवस्था में थॉमस हॉब्स का जो पालन पोषण है उनके चाचा ने किया। थॉमस हॉब्स के चाचा ने उनको पालन पोषण किया। उनके 3 भाई बहन थे, इनका भी पालन पोषण थॉमस हॉब्स के चाचा ने ही किया है। तो थॉमस हॉब्स जो है बचपन से ही विलक्षण बुद्धि का था और अपने विलक्षण बुद्धि के कारण ही 4 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने पढ़ना लिखना प्रारंभ कर दिया था और 6 वर्ष की अवस्था में थॉमस हॉब्स जो है लैटिन एवं ग्रीक भाषा के संबंध में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। थॉमस हॉब्स 15 वर्ष की अवस्था में थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अध्ययन कार्य प्रारंभ किया और 5 वर्ष तक यहाँ अध्ययन करने के बाद वहाँ से जब वो निकला तो स्टैटिस्टिक पद्धति के प्रति उनकी तीव्र घृणा का परिचय यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। थॉमस हॉब्स जो है 20 वर्ष की अवस्था में ही इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक अपने शिष्य का प्राचार्य बन गया था और उनको शिक्षण कार्य देने का कार्य करने लग गया था। तो यहाँ पर हम थॉमस हॉब्स की मृत्यु के संबंध में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स का मृत्यु जो है 1679 में 91 वर्ष की अवस्था में हो गया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे थॉमस हॉब्स की कुछ प्रमुख रचनाएं। थॉमस हॉब्स की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहला डी कॉर्पोरेट। इनका प्रकाशन वर्ष है 1640। इसके बाद दूसरा है डीसीवी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1642। इसके बाद तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ लॉ। एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650। थॉमस हॉब्स की सबसे फेमस रचना है लेवियाथन। इनका प्रकाशन वर्ष है 1651। और 5वां है डी ओमिनी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1659, मतलब कि 1659। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी थॉमस हॉब्स की जिसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं।
पहले हमने देखा कि उनका जीवन परिचय कैसा था, उनका जीवन, वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद उनके सेकंड हम लोगों ने देखा कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। इसके अतिरिक्त हम थॉमस हॉब्स की पद्धतियों के विषय में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया था। वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति क्या है, इसके संबंध में जानेंगे। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ हम पहले समझ लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में होता क्या है, कार्य कारण संबंध, फिर कार्य कारण संबंध, उनका निष्कर्ष निकालना, उनके परिणाम तक पहुंचना, ये सभी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। इस पद्धति में कार्य कारण के संबंध में जाना जाता है कि कार्य क्या है, कारण क्या है, तब जाकर हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तविक में क्या हुआ है। मतलब हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम एक प्रयोगशाला में किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं तो पहले उसके कारण को जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसके क्या कार्य करता है, उनके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, उनके परिणाम क्या निकलेंगे, उनका विश्लेषण करते हैं, तब जाकर हमको ये ज्ञात होता है कि ये जो पूरी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति से आशय शुरू से लेकर अंत तक उन सभी कड़ियों का पूर्णतः क्या करना है, अध्ययन करना ही वैज्ञानिक पद्धति है। अब हम लोग देखते हैं भौतिकवादी पद्धति। भौतिकवादी पद्धति में क्या हो रहा है, भौतिकवादी पद्धति ऐसी पद्धति को कहा जाता है जिसमें ईश्वर, अंधविश्वास, इन सभी चीजों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसमें केवल वातावरण की वास्तविकता पर ही अधिक महत्व दिया जाता है। तो वातावरण की वास्तविकता को अधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ विचारकों ने थॉमस हॉब्स को इसीलिए अत्यधिक व्यक्तिवादी भी कहा है। इसके पीछे भी कारण है, वो व्यक्ति को और वातावरण को अधिक महत्व देता है, वो पदार्थ में विश्वास करता है। इसी कारण थॉमस हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवादी या फिर भौतिकवादी भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थॉमस हॉब्स पर किन किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। परिस्थितियां, थॉमस हॉब्स पर 3 प्रकार की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, जिसमें से पहला है विज्ञान का विकास। जिस समय थॉमस हॉब्स जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहा था या शिक्षण ग्रहण कर रहा था, उस समय विज्ञान का आविष्कार, मतलब कहने का मतलब नए नए विज्ञान का क्या हो रहा था, आविष्कार हो रहा था, जिससे थॉमस हॉब्स जो है अत्यधिक प्रभावित हो गए। और उस समय के जो वैज्ञानिक थे, गैलीलियो है, देकार्ते है, केपलर है, इन वैज्ञानिकों से वो अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। और इतना प्रभावित हो गए थे थॉमस हॉब्स कि उन्होंने अपने अध्ययन में गैलीलियो के नियम को अपने अध्ययन का विषय बनाने का निर्णय ले लिया था। और यही कारण है कि वो विज्ञान के अध्ययन पर अधिक बल देते थे। विज्ञान का अध्ययन पर अधिक बल देने के कारण ही उनके विचारों में विज्ञान का प्रभाव हमें यत्र तत्र देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनके विचारों को प्रभावित करने वाले दूसरी परिस्थितियां हैं। इंग्लैंड का ग्रीनविच,
इंग्लैंड का गृह युद्ध, जिस समय थॉमस हॉब्स जो है इंग्लैंड में थे, उस समय इंग्लैंड में निरंतर गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। गृह युद्ध एक और निरंकुश राजतंत्र को लेकर और दूसरे उसके विरोधी एक और निरंकुश राजतंत्र को स्थापित करना चाहता था और दूसरा जो दल है वो निरंकुश राजतंत्र के क्या थे, विरोधी थी। तो दोनों में ही आपस में विरोध की स्थिति उत्पन्न होने के कारण गृह युद्ध जब ये उत्पन्न हो गया था इंग्लैंड में, तो लोगों का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा था। निरंतर लोगों का हार्स हो रहा था, न उनका किसी भी प्रकार से विकास हो रहा था, न उनको न्याय प्राप्त हो रहा था। ऐसे में इनका किसी भी प्रकार से विकास न होने का कारण लोगों में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण इंग्लैंड की स्थिति जो है और भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो इंग्लैंड के गृह युद्ध के कारण लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। लोग जो है अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लगे। कहने का मतलब, जब एक ही राज्य में आपस में ही युद्ध छिड़ जाता है तो लोगों का किसी भी प्रकार से या फिर राज्य के या देश का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। ये परिस्थितियां भी थॉमस हॉब्स को प्रभावित किए। उसके बाद है हमारा तीसरा, यात्राएं एवं संपर्क। यात्राएं एवं संपर्क भी थॉमस हॉब्स को प्रभावित किया है। यात्राएं और संपर्क में हम लोग देखेंगे, थॉमस हॉब्स ने यूरोपीय महाद्वीपों की यात्रा की, और क्यों किए हैं इसके पीछे भी कारण है। थॉमस हॉब्स ने यूरोपीय महाद्वीपों की यात्रा जो है अपने शिक्षण का अध्ययन करने के लिए ही किया था। उन्होंने 1610 ईस्वी में अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ यूरोपीय महाद्वीपों की यात्रा की, जहां से उन्होंने बौद्धिक विकास के संबंध में ज्ञान अर्जन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1628 में क्लिंटन के पुत्र के साथ फ्रांस एवं इटली की यात्रा की, जिसमें उन्होंने ज्यामिति शास्त्र एवं गणित के संबंध में शिक्षा ग्रहण किया। तो इन यात्राओं का लाभ क्या हुआ? उन्होंने प्रथम बार जब यात्रा की है ना, तो उसमें प्रथम बार जब यात्रा की तो उनके माध्यम से वो बौद्धिक शिक्षण ग्रहण किए। दूसरी बार जब उन्होंने यात्रा की 1628 में क्लिंटन के पुत्र के साथ, तो उसने फ्रांस और इटली से उन्होंने ज्यामिति और गणित का अध्ययन किया। अब हम लोग देखते हैं थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला प्रथम हम लोग देखेंगे मानव स्वभाव। यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है मानव स्वभाव के संबंध में चर्चा करता है कि यहाँ पर बताता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो इंग्लैंड में जिस समय गृह युद्ध चल रहा था उस समय मनुष्य का स्वभाव भी जो है वो कैसा हो गया था। मनुष्यों के स्वभाव के बारे में यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है चर्चा करते हैं कि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, नीच और दुष्ट होता है, अहंकारी होता है, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो किसी भी कार्य को करता है और वो पशु तुल्य होता है। कहने का मतलब मनुष्य के स्वभाव का ऐसा घृणित पक्ष का वर्णन किया है थॉमस हॉब्स ने कि मनुष्य जो है स्वार्थी होने के साथ साथ केवल अपने ही बारे में अत्यधिक सोचता है और दूसरों के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं करता है। और इससे होता क्या है
इच्छाओं का ह्रास होता है, अन्य व्यक्तियों का दुरुपयोग होता है और उनके विकास में भी ये बाधा उत्पन्न होती है। तो पूरे मनुष्य स्वभाव मतलब मानव जाति के स्वभाव के संबंध में यहाँ पर चर्चा किया गया है कि मानव का स्वभाव जो है जन्म से ही स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने के साथ साथ अहंकारी, नीच, दुष्ट होता है और इसी कारण वो अपनी इन्हीं भावनाओं के कारण, है ना, मानव स्वभाव का पूरा वर्णन करता है। तो नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक अवस्था। दूसरा है हमारा प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में हो क्या रहा है, यहाँ पर थॉमस हॉब्स जो है उस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है जिस समय राज्य की, समाज की या समुदाय का विकास या निर्माण नहीं हुआ था। यह प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य जो है एकांगी रहता था, अपने जीवन के लिए एक दूसरे से लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। यहाँ पर किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता, ना तो राज्य बने थे, ना समाज बना था, ना व्यक्तियों में संगठन या समूह थे, ना संपत्ति था। किसी भी प्रकार से मनुष्य का कोई भी विकास नहीं हुआ था। जिसके पास शक्ति होती थी वह मनुष्य जो है कमजोर या फिर बोलेंगे दुर्लभ व्यक्तियों से लड़कर, दुर्लभ नहीं निर्बल व्यक्तियों से लड़कर शक्ति अर्जित कर लेते थे। तो ये अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था। निरंतर इसमें क्या होता रहता था, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जिसके पास शक्ति अधिक होती थी वो दूसरों की शक्ति को छीन लेता था, उनकी जो भी वस्तुएं हैं उनको भी वो छीन लेता था। अपने जीवन के बचाव के लिए वो आपस में लड़ते थे, किसी को मार देते थे, किसी को काट देते थे। तो ये है प्राकृतिक अवस्था जिसमें किसी भी चीज का विकास नहीं हुआ था। फिर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में हो क्या रहा है? प्राकृतिक अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक अधिकार सभी मनुष्यों को दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था से बचाव के लिए उनको प्राकृतिक अधिकार देना आवश्यक था और सभी को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब प्रत्येक मनुष्य जो है इस लड़ाई झगड़े अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को मार सकता था, लूट सकता था, जान से मार सकता था। मतलब अपने जीवन के संरक्षण के लिए जो भी चीजें उनको उचित लगे वह कोई भी साधन अपना उपलब्ध कर सकता था या उसका उपयोग करके अपने जीवन की वो रक्षा कर सकता था। और सभी व्यक्तियों को ये प्राकृतिक अधिकार जो है प्राप्त थे। और इसी में हमारा है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून में देखेंगे ये प्राकृतिक कानून क्यों दिया गया था। प्राकृतिक कानून इसलिए दिया गया था क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार तो थे ही, अधिकार सभी को प्राप्त थे। तो कुछ जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिनकी जो बुद्धि थी, उन व्यक्तियों ने मिलकर प्राकृतिक कानून का निर्माण किया। प्राकृतिक कानून का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोगों में शांति की स्थापना की जा सके। लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इससे उनका विनाश हो रहा है, उस स्थिति से बचाव के लिए प्राकृतिक कानून की आवश्यकता पड़ी। तो प्राकृतिक कानून में थॉमस हॉब्स जो है अपने 3 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का वर्णन करता है, जिसमें से पहला है थॉमस हॉब्स के 3 प्राकृतिक कानून हैं, जिनमें से सर्वप्रथम है शांति की स्थापना या फिर खोज। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को शांति की खोज करनी चाहिए और शांति से जीवन यापन करना चाहिए और शांति की स्थापना करना चाहिए। तो कैसे शांति की स्थापना होगी और कैसे हम शांति की खोज करेंगे, इसके संबंध में जानने का प्रयत्न करते हैं।
थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि सभी मनुष्यों को शांति की खोज करने के साथ साथ शांति से रहना चाहिए और शांति की स्थापना करनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब सभी मनुष्य मिलकर आपस में एक साथ शांति की स्थापना या खोज में अपना योगदान देंगे। तभी हम शांति की स्थापना कर सकते हैं और इस मृत्यु जनित प्राकृतिक अवस्था से हमको छुटकारा मिल सकता है। फिर हम दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरे नियम में बताया गया है प्राकृतिक अधिकार का त्याग। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स का मानना है कि यदि सभी मनुष्य जो है मिलकर अपने प्राकृतिक अधिकारों का एक साथ त्याग कर देते हैं और सभी इन नियमों का पालन करते हैं, तभी उनको इस मृत्यु जनित जीवन से छुटकारा दिलाया जा सकता है जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता था। तो यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार का त्याग क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्राकृतिक अधिकार क्या थे? प्राकृतिक अधिकार में यह था कि मनुष्य किसी को भी मार सकता है, लूट सकता है, खसोड़ सकता है। तो इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सभी मनुष्यों को अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करने पड़ेंगे। जब तक वो अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करेगा तब तक वो शांति की स्थापना या खोज भी कर नहीं सकता है। इसमें भी वही नियम लागू होंगे। तो तीसरे वाले नियम में हम लोग देखते हैं वचन का पालन करना। वचन का पालन करना कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्यों ने यहाँ पर बोल तो दिया है कि प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करें, शांति की स्थापना या खोज करें, लेकिन इन दोनों ही वचनों का पालन कब होगा? जब सभी मनुष्य इन नियमों को मानने के लिए तैयार होंगे और वो सभी मिलकर यह वचन देंगे कि हम अपने प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करेंगे, तभी जाकर यहाँ पर शांति की स्थापना हो सकती है। कुछ व्यक्ति जो है प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करेंगे, कहते बस है, यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन बाद में वो संघर्ष करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो इससे होगा क्या? इन नियमों का पालन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए थॉमस हॉब्स ने कहा है कि वचन का पालन करना आवश्यक है। वचन का पालन करेंगे तभी हम इन नियमों का पालन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि सभी मनुष्य मिलकर जो भी वचन दिए हैं, प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करेंगे, शांति की खोज करेंगे और इसमें सभी मनुष्य जो है एक साथ मिलकर इनका पालन करेंगे, तभी ये जो नियम है वो लागू हो सकते हैं। अगर उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का यहाँ पर त्याग नहीं किया और इस वचन का पालन नहीं किया तो यहाँ पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। ये है थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक कानून। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, सामाजिक समझौते के कारण। सामाजिक समझौते के क्या क्या कारण थे इसके संबंध में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम सबसे पहला देखते हैं सामाजिक समझौते का क्या कारण था। सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में निरंतर लड़ाई झगड़े कर रहा था। लड़ाई झगड़ों और हिंसा घृणा से व्यक्त था। निरंतर लड़ाई झगड़े और हिंसा घृणा से व्यक्त होने के कारण मनुष्य का जीवन अच्छा नहीं था। इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, कहने का मतलब इन लड़ाई झगड़ों और हिंसा जनित चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई सर्वोच्च शक्ति या सत्ता की स्थापना नहीं हुई थी। इसके लिए हमें एक सर्वोच्च शक्ति या सत्ता की आवश्यकता थी जिनके माध्यम से इन सभी चीजों को समाप्त किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम कारण यही था सामाजिक समझौते का। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे कारण में यह है
कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में यहाँ पर नियमों का व्याख्या करने वाली कोई विधि व्याख्याकार नहीं था। तो इस नेक्स्ट वाला में देखेंगे, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, लेकिन कानून की व्याख्या करने वाली कोई विधि व्याख्याकार नहीं थे। कहने का मतलब यहाँ पर भी कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। और सर्वोच्च सत्ता न होने के कारण, विधि की व्याख्या न होने के कारण लोग जो है कानूनों का पालन नहीं करते थे, निरंतर कानून को तोड़ा जाता था। इसका कहने का मतलब कानून की कोई व्याख्या करने वाला विधि व्याख्याकार नहीं थे, मतलब कि न्यायपालिका की यहाँ पर कमी थी। तो हम लोग थर्ड वाले में देखेंगे, तीसरे में कानून का पालन। प्राकृतिक अवस्था में कानून तो थे, लेकिन कानून का पालन कराने वाली कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं थी जो इन नियमों का पालन करवा सके। इससे होता क्या था, लोग कानून का पालन नहीं करते थे, निरंतर उसका उल्लंघन करते थे, और निरंतर उल्लंघन करने के कारण वो कानून जो है कभी भी सफल नहीं हो पाता था। तो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, सामाजिक समझौते की और क्या कारण है। चौथा पॉइंट, यहाँ पर चौथे पॉइंट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कानून का पालन कराने वाली, कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। इसीलिए लोग जो है निरंतर कानूनों का उल्लंघन करते थे और निरंतर संघर्ष और लड़ाई में ही व्यस्त रहते थे। अगर दंड की व्यवस्था होती तो कोई भी कानून का क्या नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति। पांचवा पॉइंट, सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति। कैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई, इसके संबंध में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे समझौते के माध्यम से एक राज्य का निर्माण हुआ है, क्यों हमको राज्य की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों को प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकालने के लिए, इस हिंसा जनित मृत्यु जनित व्यवहारों से बाहर निकालने के लिए हमको सामाजिक समझौते सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी, और जिससे राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सभी मनुष्यों के साथ मिलकर एक समझौते या संविदा का निर्माण किया। और क्यों किया है, उन्होंने सभी मनुष्य जो है, सभी मनुष्यों के साथ मिलकर आपस में एक समझौता किया, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हम सभी अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग, प्राकृतिक अवस्था का हम सभी लोग त्याग करेंगे, अपने प्राकृतिक अधिकारों का भी हम त्याग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर यह समझौता हुआ है। तो सभी मनुष्यों ने उस शासक समुदाय के साथ मिलकर समझौता किया कि हम अपने अधिकारों का यहाँ पर परित्याग करेंगे, लेकिन अपने ऊपर यह नियम लागू नहीं होने देंगे। सामने वाला जो शासक या
मनुष्य वर्ग है वो भी अपने इसी प्रकार के अधिकारों का परित्याग करेंगे, तभी यह समझौता सफल होगा। कहने का मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत में पहला जो मनुष्यों का समुदाय था उसने अपने अधिकारों का परित्याग किया, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है या शासक के समुदाय है वो भी अपने इन्हीं सभी अधिकारों का परित्याग करेंगे, तभी ये समझौता सफल हो सकता है। और जब ये समझौता पूर्ण हो जाता है तब राज्य की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब एक सर्वोच्च सत्ता का निर्माण हो जाता है। और इस सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से एक ऐसे समाज का, एक ऐसे राज्य का, एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिनके माध्यम से लोगों का विकास किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। राज्य का स्वरूप। राज्य के स्वरूप में हम लोग यहाँ पर वर्णन करेंगे सामाजिक समझौते के माध्यम से एक ऐसे राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का एक ऐसा राज्य बना जिसमें सर्वप्रथम सामाजिक जन समुदाय का निर्माण हुआ। यहाँ पर सामाजिक जन समुदाय का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम सामाजिक जन समुदाय का निर्माण हुआ। लोगों ने समाज में कैसे अपना विकास कर सकते हैं, कैसे समाज के माध्यम से सभी का विकास हो सकता है, इसके संबंध में जाना है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं समाज के विकास के बाद राज्य का विकास। राज्य का विकास, राज्य के विकास में क्या हो रहा है? राज्य के विकास में एक राजा जो है लोगों के जीवन की सुरक्षा का दायित्व अपनाता है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें राजा का कर्तव्य या फिर संप्रभु का कर्तव्य या फिर राज्य का कर्तव्य यही होगा कि लोग जो निरंतर लड़ाई झगड़े में व्यस्त थे, जो उनका जीवन हिंसा जनित था, उस जीवन से उनको छुटकारा दिलाने के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य का यही कर्तव्य था कि उनको इस जीवन की सुरक्षा के लिए वो कार्य करे। लेकिन राज्य कब कार्य करेगा? राज्य तभी कार्य कर सकता है जब राज्य की इच्छाओं का लोग पालन करें, तभी राज्य जो है उनकी इन सभी चीजों से सुरक्षा, आत्मरक्षा कर सकता है। और इसी आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत हुआ था। इसलिए राज्य का जो पूरा स्वरूप था, सामाजिक राजनीतिक उनका विकास हुआ। इसके अतिरिक्त राज्य का निर्माण हुआ, राज्य में राजा या फिर सर्वोच्च शक्ति का निर्माण हुआ। और ये सर्वोच्च शक्ति जो है, ये सर्वोच्च शक्ति जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने मनुष्य की सुरक्षा का दायित्व निभाने का या फिर दायित्व को पूरा करने का अपना पूरा प्रयास किया। और इस कार्य को करने के माध्यम से ही